गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सोशल साइंस के हिस्ट्री सेक्शन की चैप्टर टू का 1 कंपनी की सत्ता की स्थापना, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी की सत्ता की स्थापना किस प्रकार हमारे देश में हुई, किस प्रकार विभिन्न जैसे यहाँ पर ये वेस्टर्न तरफ से आए हुए विभिन्न विदेशी लोग जो जिस तरह से आए, कुछ फ्रांसीसी लोग आए, कुछ पुर्तगाली लोग आए, कुछ और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम लोग देखें कि अंग्रेज लोग आए, कुछ डच लोग आए, ऐसे जितने भी विदेशी लोग आए और ये विदेशी लोग किस प्रकार से यहाँ पर कंपनी का जो स्थापना किया, सत्ता का स्थापना किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ कंपनी की सत्ता की स्थापना के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जितने भी विदेशी आए, अलग अलग पुर्तगाली लोग, डच लोग, फ्रांसीसी लोग, अंग्रेज लोग, ये सभी आके यहाँ पर अपना अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल सबसे ज़्यादा हुए अंग्रेज लोग, और ये सभी लोग अपना अपना कंपनी कहीं ना कहीं खोले। तो उसी के बारे में देखो कुछ याद रखने जगह बातें मुख्य बिंदुएँ हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो वाणिज्यवाद, व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने का सिद्धांत को क्या कहते हैं हम लोग? वाणिज्यवाद कहते हैं। तो व्यापार, बिजनेस के माध्यम से अधिक मुनाफा यानी लाभ कमाने का जो एक सिद्धांत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाणिज्यवाद कहते हैं। यानी व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से अधिक लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना का जो उस सिद्धांत के अनुरूप हम लोग जो करते हैं, उसे हम लोग वाणिज्यवाद कहते हैं। अब देखो कारखाना, सामान्यतः कारखाना का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर सामान का निर्माण होता है। हम लोग यही जानते हैं, फैक्ट्री हम लोग उसी को बोलते हैं जहाँ पर कोई नया सामान प्रोडक्शन होता है। परंतु यहाँ पर कारखाना का अर्थ होता है व्यापारिक केंद्र, जहाँ से कंपनी अपने कार्यों का संचालन करती है। तो ब्रिटिश लोगों का जो अपना, या बाकी जो विदेशी लोग आए थे यहाँ पर, इन लोगों का जो अपना कारखाने का मतलब होता है वहाँ पर व्यापारिक केंद्र, जहाँ पर कंपनियाँ अपने कार्यों का संचालन, यानी वहाँ से वो लोग अपना सत्ता का संचालन करते थे, अपने कार्यों का संचालन करते थे। लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग क्या जानते हैं कंपनी का मतलब? वैसे स्थान जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण होता है यानी प्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग कारखाना कहते हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेज लोग अपना कारखाना का अर्थ है व्यापारिक केंद्र, और जिसके द्वारा वो अपना कंपनी और कार्यों का संचालन करती थी। उसके बाद देखो दीवानी, राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है उसे हम लोग दीवानी कहते हैं। रेजिमेंट, कंपनी अपने अधीन देशी रियासतों के दरबारों में अपना एक प्रतिनिधित्व या अधिकारी नियुक्त कर देती थी। यह व्यक्ति उस दरबार की समस्त गतिविधियों का सूचना अंग्रेज सरकार को देते रहते थे। इन्हें हम लोग रेजिमेंट कहा जाता है। तो हमारे देश में जब आज़ाद होने से पहले, यानी हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले विभिन्न टुकड़े में, यानी टुकड़े टुकड़े राज्यों में बंटा हुआ था। राज्यों बोलने का मतलब होता है जैसे आज हम लोग हैदराबाद बोलते हैं। आज हैदराबाद क्या है? एक टाउन है। लेकिन उस समय हैदराबाद क्या था? एक राज्य था, यानी वहाँ पर एक राजा शासन करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे एक क्षेत्र, मुंबई को उस समय के क्षेत्रों में एक तरह का क्या माना था? रियासतें माने थे। छोटे छोटे राज्य मतलब राजा वहाँ पर शासन करते थे, उसका अपना एक सीमा होता था, उस सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी देशी रियासतें थे, तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देशों में लगभग 580 आसपास देशी रियासतें थी। ठीक है, तो इतने सारे देशी रियासतें कंपनी के अधीन, तो सभी देशी रियासतों में क्या करती थी? अंग्रेज सरकार अपना एक व्यक्ति को वहाँ पर क्या करते थे? उसके दरबारी के रूप में, यानी वहाँ पर एक अधिकारी को नियुक्त कर देते थे, और वहाँ की समस्त गतिविधियों की सूचना किसको? अंग्रेज सरकार को देते रहते थे, जिसे हम लोग रेजिमेंट कहते हैं। अब देखो वाणिज्यवाद को डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वाणिज्यवाद की विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि व्यावसायिक संस्था को मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाना चाहिए।
तो उसका ये सिद्धांत था कि व्यावसायिक संस्था को मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाना चाहिए। भरपूर मुनाफा तभी कमाया जा सकता था जब कच्चा माल कम से कम कीमत पर खरीदा जा सके तथा तैयार माल अधिक दामों से बेचा जा सके। तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि हम लोग का अधिक से अधिक मुनाफा तब होता है जब हम कच्चे माल यानी जिससे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का कच्चा माल कम से कम कीमत में खरीदें और उसके द्वारा तैयार माल को अधिक से अधिक दामों में बेचने पर हमें क्या होता है, अधिक मुनाफा होता है। तो इस प्रकार का उद्देश्य था वाणिज्यवाद में। ठीक है, हम आमतौर पर यही जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें देखा ये जाता है कि उसका जो कच्ची सामग्री होता है, या ये तो कंपनी की बात होती है। हम लोग नॉर्मल जो बिजनेस करते हैं उसमें भी कोई सामान को कम से कम दाम में खरीद के अधिक से अधिक दाम में बेचना, वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और हम भी वही प्रयास करते हैं, हम सब वही प्रयास करते हैं। बिजनेस के तौर पे जो भी आदमी बिजनेस लाइन पे उतर जाता है वो हमेशा खरीदता कम में है और बेचता ज़्यादा से ज़्यादा में है ताकि उससे अधिक से अधिक मुनाफा हो। लेकिन कंपनी में यहाँ पर नया चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो नया चीज़ का प्रोडक्शन मतलब कच्ची माल की सामग्री होना ज़रूरी है। उस कच्ची माल से तैयार माल को अधिक से अधिक दाम पे बेचना, वो मुनाफा होता है। ठीक है, यह तभी संभव था जब व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी न हो। तो ये कब होता है, ये अधिक से अधिक मुनाफा कब कमाया जा सकता है, जब बाज़ार में कोई भी अपने प्रतिद्वंदी न हो। यदि और भी कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी सामान को बेचने लगेगा तो ऑटोमेटिक है बाज़ार डाउन हो जाता है। तो अंग्रेज लोग हमेशा बाज़ार में कब्जा करके अपना अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। इस नीति के अंतर्गत यूरोप के देशों के सरकारों ने संरचनात्मक शुल्क नीति के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को सहायता की, अर्थात निर्यात को प्रोत्साहन दिया तथा आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो उस समय अंग्रेजों ने ये एक नियम बनाया, ये वाला नियम। ठीक है, क्या संरचनात्मक शुल्क नीति, जिसके अंतर्गत क्या होता है, निर्यात का प्रोत्साहन देना। कोई भी चीज़ को निर्यात कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं, लेकिन आयात यानी मंगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1600 से 18 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश वाणिज्यवाद की इस नीति को लागू करने का प्रयास कर रहे थे और इस नीति से क्या प्रभावित रहे। तो 1600 से 1800 से लगभग 200 साल के बीच में पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ब्रिटेन, लंदन, इस तरह से जितने भी शहर और छोटे छोटे कस्बे प्रांत थे, उस समय ये सभी क्या चाहते थे, इसी वाणिज्यिक नीति को अपनाने का प्रयास कर रहे थे, अपनाए हुए थे, इसी से प्रभावित थे। उपनिवेशों की स्थापना में वाणिज्यवाद एवं महत्वपूर्ण कारण रहा है। इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति के कारण इस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति औरों की अपेक्षा बेहतर थी। तो इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति, ठीक है, के कारण, तो इंग्लैंड में जो नौसैनिक शक्ति थी, यानी जो हम लोग जिसको नेवी बोलते हैं, ठीक है, यानी जल में जो रहने वाले सेना होते हैं, उसकी शक्ति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति औरों की अपेक्षा बेहतर थी। यहाँ हम लोग जानते हैं सेना को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, उसमें से एक वायुसेना, थल सेना और जल सेना, जिसको हम लोग नौसेना बोलते हैं। ठीक है, अब व्यापारिक युद्ध। अब देखो व्यापारिक युद्ध किस प्रकार से होने लगा। यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने परिष्कृत किस्म के सूती कपड़े एवं सिल्क की अत्यधिक मांग थी। तो क्या थी, यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने परिष्कृत किस्म के सूती, तो भारत में जितने भी सूती वस्त्र एवं सिल्क वस्त्र थी, यहाँ का उच्च क्वालिटी का, जो वहाँ के बाज़ारों में बहुत ही डिमांड था। ठीक है, मिर्च, उसके बाद देखो मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि मसालों की भी बेहद मांग थी। तो ये सभी भारत देश के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता था। समस्या यह थी कि सभी यूरोपीय कंपनियां समान वस्तुओं का व्यापार करना चाहती थी, और ये जितना भी यूरोपीय कंपनियां थी, ये सब की व्यापार करना चाहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण इन समस्त वस्तुओं का दाम बहुत ही अधिक बढ़ गए, जिससे कंपनियों के मुनाफे के दाम कम होने
लगे। तो प्रतिद्वंदी के कारण समस्त वस्तुओं का दाम तो बहुत अधिक बढ़ गए, जिससे इस कंपनियों के मुनाफा कम होने लगे। अतः लाभ कमाने का एक ही तरीका रह गया और वह था दूसरी कंपनियों को रास्ते से हटाना। तो लाभ कमाने के लिए क्या, दूसरे जितने भी और कंपनी थे वो सबको रास्ते से हटाना। इसीलिए भारत के बाजारों एवं व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की आकांक्षा के कारण इन कंपनियों में संघर्ष होने लगा। व्यापारियों को सुरक्षा एवं शस्त्रों के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से क्या हुआ, से की गई व्यापारिक बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। 17वीं एवं 18वीं सदी में इन देशों की व्यापारिक कंपनियों ने निरंतर एक दूसरे के जहाज डुबाए, रास्ते रोके तथा प्रतिद्वंदी कंपनी के सामने लदे जहाज़ों का आवागमन रोकने के लिए सब हथकंडे अपनाए और इस शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो सिंपल सी बात है कि अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो एक ही उन लोगों के पास रास्ता बचा हुआ था कि वो दूसरे कंपनी को गिरा देना चाहिए। यानी दूसरे कंपनियों के द्वारा जो भी सामान का आदान प्रदान होता था जल मार्ग के माध्यम से, वो जहाज़ के माध्यम से, वो जहाज़ को एक दूसरे को बीच रास्ते में टेकना, उसको मतलब डुबा देना, जैसे कि हम लोग देखे कि कब्जा करना, डुबा देना, लूट लेना, युद्ध करना, उसे हरा देना, उसे उसके आड़े आ जाना, उसको किसी भी हालत से उस पर कब्जा करना या उसको उसके जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ने नहीं देना, यही उद्देश्य था। तभी जाके वो कंपनी आगे बढ़ेगी, ये सिद्धांत अपनाने लगा। जैसे यहाँ पर कि व्यापारिक सुरक्षा के माध्यम से की गई व्यापारिक बंदरगाह पर कब्जा, तो जो भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग बंदरगाह था तो उस बंदरगाह पर क्या किया थे, कब्जा करने लगे, लूटने लगे युद्ध के माध्यम से। इस तरह से वो अपना कंपनी को आगे बढ़ाने लगे। आप देखो पुर्तगाली, इसके बाद डच, पूर्वी देशों के साथ व्यापार में पहल करने तथा भारत में अपने व्यापारिक केंद्र, जिन्हें कारखाना कहा जाता था, स्थापित करने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या कंपनियाँ स्थापित की थी। उन्होंने कोचीन, ठीक है, कोचीन, गोवा, दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। केरल में है कोचीन, गोवा, फिर दमन दीव, ये व्यापारिक केंद्र खोले। लगभग एक शताब्दी तक उनका भारतीय व्यापार में एकाधिपत्य रहा। तो लगभग एक शताब्दी यानी लगभग 100 साल तक वह अपने कंपनियों के द्वारा एकाधिकार का व्यापारिक केंद्र मतलब एकाधिपत्य रहा, यानी वहाँ पर उसका कंपनियाँ चली। अपने श्रेष्ठ सशस्त्र तथा जहाज़ों तथा नौ संचालन कौशल के कारण ये समुद्रों के स्वामी बन गए। इस प्रकार ये सभी श्रेष्ठता होने के कारण, इसका सशस्त्र श्रेष्ठ होने के कारण, नौ संचालन में कौशल होने के कारण ये लगभग 100 साल तक अपना राज्य मतलब अपना कंपनी पर कब्जा बनाए रखा और अपना कंपनी को बहुत ही मुनाफा देने लगा। इन्हीं खूबियों के कारण इन्हें मुग़ल बादशाह से भी काफ़ी व्यापारिक खूबियाँ प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों एवं डच कंपनियों उनके इस एकाधिकार को बहुत बाद में भी तोड़ पाई, जब उन्हें भारत में अधिकांश पुर्तगाली क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो इन सभी कंपनियों को बाद में डच आया, फिर अंग्रेज़ लोग आए और इस पर युद्ध के माध्यम से इसके कंपनियों को लूटने लगे, इसके बंदरगाह पर कब्जा करने लगे। ये सभी कब्जा करने के बाद धीरे धीरे पुर्तगाली कंपनी क्या हुई, कमज़ोर होने लगी और इसका व्यापार में घाटा होने लगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डच। ठीक है, डच व्यापारियों ने भी भारतीय व्यापार में आकृष्ट होकर सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम और कोचीन में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्हें अंग्रेज़ों की कंपनी की प्रतिद्वंदिता के सामना करनी पड़ी। दोनों के बीच 1759 तक गंभीर प्रतिद्वंदिता रही। अंततः अंग्रेज़ों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल पाने में सफल रहा था। लास्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा पुर्तगालियों को भी और डच का जो कंपनी था इन लोगों को भी क्या किया, भारत से खदेड़ दिया और संपूर्ण भारत में कब्जा करने लगा। और इस प्रकार से कब्जा किया कि एक समय ऐसा स्थिति बन गया कि भारतीय जनता पर शोषण करने लगी।
अब हम लोग आगे जैसे देखते हैं अंग्रेज। पुर्तगालियों की सफलता तथा भारत के साथ व्यापार में पुर्तगालियों को होने वाले अत्यधिक मुनाफे ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। तो पुर्तगालियों की सफलता को देखते हुए और यहाँ भारत के जो व्यापार में पुर्तगालियों को जो अत्यधिक मुनाफा होने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट होने लगा। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किए गए एक चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो याद रखना कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस चार्टर द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर कंपनियों को एकाधिकार प्रदान किया गया। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड का कोई भी अन्य व्यापारिक वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की से व्यापार की प्रतिबंधन नहीं कर सकता था और न ही किसी प्रकार की चुनौती दे सकता था। तो इस प्रकार उसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड का कोई भी अन्य व्यापारिक वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार में प्रतिद्वंदिता यानी चैलेंज नहीं कर सकता था, न ही किसी भी प्रकार की कोई चुनौती दे सकता था। इस चार्टर के प्राप्त होने से कंपनी नए प्रदेशों की खोज में समुद्र पार भी जा सकती थी, जहां से वह माल कम दामों में खरीद सके तथा यूरोप लाकर उसे महंगे दामों में बेचा जा सके। अब कंपनी की अन्य ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां प्रतिद्वंदिता नहीं रही। अपनी कंपनी ने शीघ्र ही निश्चिंत होकर अपने कार्यकलाप को प्रारंभ किया। अब देखो, सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और पश्चिमी तट पर सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो याद रखोगे, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? तो गुजरात के सूरत में। कहाँ? गुजरात के सूरत में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस रो ने किसकी अनुमति से, यानी मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से, क्या भारत के पश्चिमी तट गुजरात के सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। शीघ्र ही यह पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अंग्रेजों के अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए। सन 1651 में हुगली नदी के तट पर प्रथम ब्रिटिश कारखाने की स्थापना हुई। तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर प्रथम ब्रिटिश कारखाने की स्थापना हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी भी डचों एवं अंग्रेजों की नकल कर रहे थे। तो जिस प्रकार से अंग्रेज और डच भी शासन कर रहे थे, यहाँ पर कंपनियाँ खोले हुए थे, व्यापार कर रहे थे, उसी तरह फ्रांसीसी भी इन सब का नकल कर रहे थे। उन्होंने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो फ्रांसीसी लोग अपने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1668 में भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में। देखो, फ्रांसीसी लोग भी सूरत में ही अपना व्यापारिक केंद्र खोला। भारत में उनकी प्रमुख बस्तियां पांडिचेरी यानी पुडुचेरी वर्तमान में चंद्रनगर एवं माहे में थी। इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़े? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोले थे, इसके बारे में डिटेल से पढ़े। तो बुक हम पहले ही भेज दिए हैं तुम लोगों को, आगे बुक में एक बार रीडिंग मार लेना। फिर कल हम लोग आगे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।